कई बार ना बीजेपी की हरकतों को देख के या उनके जो लीडर्स होते हैं ना, जो स्पेशली करप्ट लीडर्स हैं, और उनकी एक्टिविटीज को देख के, और जब मैं गाड़ी देखता हूँ कि कोई फॉर्च्यूनर घुमा रहा है और उसने बीजेपी का झंडा लगा रखा है जस्ट बिकॉज के बीजेपी पावर में है, तो इतना गुस्सा आता है कि एकदम से पावर चेंज होनी चाहिए भाई। पर प्रॉब्लम पता है कहाँ पे है? जब आप एनालिसिस करते हो ना, मैं करता हूँ, तो मुझे कभी राहुल गांधी का सीन समझ में नहीं आया और मेरे को कभी ट्रस्ट भी नहीं हुआ। आपने मेरी बातों को पूरी तरीके से सुनना, आपको समझ आएगा। मैं अभी आपको बताता हूँ। अभी रिसेंटली क्या हुआ ना कि चाइना का एक फॉर्मर डिप्लोमेट है, उसका नाम है डॉक्टर विक्टर काओ। डॉक्टर तो क्या, विक्टर काओ। तो उसने अभी क्या बोला, उसने इंडिया को थ्रेटन किया कि अगर इंडिया जो है वो पाकिस्तान का जो पानी है, रिवर है, इंडस वाटर ट्रीटी जो हमने कैंसिल करी थी ना अभी ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे, तो उसने बोला कि अगर Many of the rivers in India actually originate from China. इंडिया पाकिस्तान का पानी काटता है ना, तो भाई हम चाइना से इंडिया का पानी काटना शुरू कर देंगे, मैनिपुलेट करना शुरू कर देंगे। If India dares to do what they threaten to do, एक्चुअली है उनके पास कई सारी रिवर्स को कंट्रोल करने की पावर भी है। जैसे ब्रह्मपुत्र रिवर पे वो बहुत सारे बड़े बड़े डैम्स बना के बैठे हुए हैं, तो वो कर देंगे। पर एक्चुअली वो अब नहीं कर सकते। वो सिर्फ इसलिए बोल रहे थे इस टाइम पे क्योंकि पाकिस्तान ना इस टाइम पे इंटरनेशनल कन्वेंशन होस्ट कर रहा था अभी रिसेंटली, और उसमें वो अपनी बात रख रहा था कि कैसे भाई इंडस वाटर ट्रीटी जो है वो कैंसिल करना बहुत गलत है और बहुत ज़्यादा बड़ा ह्यूमैनिटी के खिलाफ क्राइम है, ये सारी बातें। तो ऑब्वियसली उसने चाइना से बोला होगा कि भाई हमारे लिए भी चार बात बोल दो और इंडिया को डराने की कोशिश करो, तो उसने कर दिया। पर एक्चुअली चाइना वो कर नहीं सकता, बहुत बहुत ही रेयर चांस है उसके पास ऐसा। इसका एक एक्चुअली रीजन है। चलो मैं बात यहाँ से शुरू करता हूँ कि इंडस वाटर ट्रीटी जो है वो इंडिया ने ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे ही क्यों कैंसिल करी इतने सालों बाद, जबकि 2016 में उन्होंने उरी की स्ट्राइक हुई थी, उरी पे अटैक हुआ था, उसके बाद सर्जिकल स्ट्राइक हुई, 2019 में पुलवामा अटैक हुआ था, उसके बाद फिर एयर स्ट्राइक हुई थी। तो उस टाइम क्यों नहीं हमने इंडस वाटर ट्रीटी को कैंसिल कर दिया? एक्चुअली उसका एक रीजन था। इंडिया को ये चीज बहुत अच्छे से पता थी कि अगर हमने ये चीज करी ना, इंडस वाटर ट्रीटी वाली चीज, तो जो चाइना है वो सीधे सीधे जो ब्रह्मपुत्र रिवर है या फिर अपने डैम का फायदा उठाएगा और इंडिया का अच्छा खासा नुकसान हो जाएगा। और अगर उसमें थोड़ा और एस्केलेट करा गया तो फिर हमें हो सकता है इन सब सर्कमस्टेंसेस कि हमें दो फ्रंट का वॉर झेलना पड़ेगा, पाकिस्तान और चाइना वाला। क्योंकि चाइना के पास वो कैपेबिलिटी थी कि वो मैनिपुलेट कर सकते हैं रिवर्स को दोनों तरफ, मतलब इधर कश्मीर की तरफ भी और उधर ब्रह्मपुत्र रिवर की तरफ, नॉर्थ ईस्ट की साइड भी। तो इंडिया को एक्चुअली प्लानिंग की जरूरत थी। वो इंडिया ने प्लानिंग शुरू करी 2016 के बाद में, और ये हुआ भी था। जो मैं आपको चाइना वाली चीज बता रहा हूं ना, अगर इंडिया इंडस वाटर ट्रीटी उस टाइम पे उसे कैंसिल करने की कोशिश करता ना, तो चाइना बहुत हाई चांसेस हैं कि वो ब्रह्मपुत्र पे अपना एक्शन कुछ ना कुछ उल्टा सीधा या फिर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ उल्टा सीधा करता। क्योंकि 2016 में जब उरी की स्ट्राइक हुई थी ना, उरी अटैक हुआ था, फिर सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी, उसके बाद ही आप देख लेना 2017 में चाइना ने डोकलाम पे अपने रोड बनाने की कोशिश करी थी। अच्छा, बहुत लोगों को पता नहीं होता, डोकलाम जो है वो भूटान, इंडिया और चाइना के ट्राई सेक्शन पे है, और वो हमारा एरिया नहीं है एक्चुअली। वो भूटान उसको क्लेम करता है और चाइना उसको क्लेम करता है। हम भूटान की हेल्प करते हैं क्योंकि हमारे ना उनके साथ एग्रीमेंट्स हैं कि हम उनका प्रोटेक्शन करेंगे। तो चाइना ने क्या किया, डोकलाम में मूव करना शुरू कर दिया, रोड बनाने की कोशिश करी। तो इंडिया के जो सोल्जर्स हैं वो सिक्किम के थ्रू वहां पहुंच गए भूटान की हेल्प करने, और उन्होंने ह्यूमन चेन वगैरह बना ली। उसके बाद क्या हुआ ना, जब ये सब कुछ हुआ और इंडियन सोल्जर्स हैं उन्होंने काफी अच्छा फेस करा, तो उन्होंने ब्रह्मपुत्र रिवर की जो रीडिंग्स है, रीडिंग्स का मतलब ये होता है कि ऊपर से नदी आ रही है, अब नदी की रीडिंग्स चाइना को हमें देनी पड़ेंगी ताकि हमें पता हो कि भाई कब कितना पानी आ रहा है। अगर फ्लड आ जाएगी या फिर सूखा पड़ जाएगा तो हमें पता होना चाहिए ताकि हम उसे मैनेज कर सकें। चाइना ने वो रीडिंग देनी बंद कर दी उसके बाद। तो इंडिया को ये बात पता थी कि अगर हमने इंडस वाटर ट्रीटी पे हाथ लगाया ना, तो चाइना अपना जितनी पावर है ना रिवर्स के थ्रू वो यूज करेगा। इसीलिए उस टाइम हमने प्लानिंग शुरू करी थी, ये सोचना शुरू करा था कि चाइना की हम जो नब्ज है वो कहाँ पकड़ सकते हैं। क्योंकि अगर हमने उनकी नब्ज पकड़ ली तो हमें सिर्फ पाकिस्तान से डील करना है या टेररिज्म से डील करना है, और फिर हमें जबरदस्ती चाइना इंटरफेयर नहीं करेगा। लेकिन एक्चुअली बाद में ये चीज रियलाइज हुई कि जब पाकिस्तान टेररिज्म कर रहा है या वो सपोर्ट कर रहा है, वो पाकिस्तान कर ही नहीं रहा है, मोस्टली वो है ही चाइना का ऑब्जेक्टिव। इंडिया को तो ऑब्वियसली बहुत पहले रियलाइज हो गई होगी। जब मैं पढ़ रहा था तो मेरे को ये रियलाइज हुआ कि ये पाकिस्तान का मैटर ही नहीं है, ये मैटर ही चाइना का है। अभी आपको मैं आगे बताऊंगा कैसे। खैर, जब इंडिया को ये समझ में आया कि हमें चाइना की किसी न किसी नब्ज को पकड़ना पड़ेगा, तो इंडिया को बहुत ज्यादा दूर नहीं जाना पड़ा। जो पूरा ग्लोबल कंसर्न है ना, ग्लोबल इशू है, वहां इंडिया को दिख गई कि चाइना की नर्व है, और वो है स्ट्रेट ऑफ मलाका। स्ट्रेट ऑफ मलाका क्या है? वो एक छोटा सा पार्ट है जहां से चाइना का 80% ट्रेड होता है। जैसे अभी ईरान के कॉन्फ्लिक्ट में आपने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज देखा, यहाँ पे भी स्ट्रेट ऑफ मलाका है जो बहुत छोटा सा पार्ट है। और लकीली बढ़िया चीज क्या है, लकीली क्या, अंडमान एंड निकोबार जो हमारे आइलैंड्स है ना, वो कुछ ही किलोमीटर के डिस्टेंस पे है उस स्ट्रेट ऑफ मलाका से, बहुत ज्यादा लंबा डिस्टेंस नहीं है। पर प्रॉब्लम ये थी कि अंडमान एंड निकोबार में जो हमारा
एयर बेस है ना वो इतना साइज में बड़ा नहीं था, उसकी जो एयर स्ट्रिप थी, जैसे अगर आपको मान लो आप मतलब स्ट्रेट ऑफ मलाका को अगर आप चौक करने की कोशिश करोगे तो ऑब्वियसली आपको उनकी नेवी का सामना करना पड़ेगा और नेवी या सबमरीन्स का सामना करना पड़ेगा। तो सबमरीन को उड़ाने के लिए ना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट काइंड ऑफ प्लेन होता है जो इंडिया ने बना रखा था, उसका नाम है P-8I। ठीक है, ये एक तरीका का ऐसा एयरक्राफ्ट है कि भाई साहब ये मतलब सबमरीन्स किलर बोलते हैं इसको, सबमरीन्स को उड़ाने में बड़ा सक्षम प्लेन है। पर बात यह है कि अंडमान एंड निकोबार में जो हमारा एयर स्टेशन है वो एक्चुअली उस पे एयर स्ट्रिप जिसपे लैंड करता है प्लेन वो ही इतनी लंबी नहीं है कि वो उसको हैंडल कर ले। वो 3500 फीट की थी सिर्फ, और चाहिए होती है काफी बड़ी 10,000 फीट की अप्रोक्सीमेटली। अब 2016 में INS बाज को जो हमारा एयर स्टेशन था ना अंडमान एंड निकोबार का, उसको एक्सपेंड करने का गवर्नमेंट ने इंस्ट्रक्शंस दे दिए। पर पता हुआ क्या, 2016 से लेके 2025 तक 9 साल वो सिर्फ वहां पे टेस्टिंग ही होती रही कि कैसे उसको एक्सपेंड करा जा सकता है। बात यह है कि वो जो हमारा एयर स्टेशन है उसके बाद में सीधे हिल्स है, तो हिल्स जो है ऑब्वियसली वहां तो तुम भाई एयर स्ट्रिप थोड़ी बना सकते हो, प्लेन ऐसे थोड़ी ना लैंड करेगा। तो उसको सही करने के लिए तुम्हें माउंटेन्स या हिल्स को जो है ब्लास्ट करना पड़ेगा। जो इंजीनियरिंग है ना उसकी वो बहुत डिफिकल्ट थी। 9 साल तक उस पर कुछ खास काम हुआ नहीं, इसीलिए 2016 से लेके जब तक ऑपरेशन सिंदूर नहीं हुआ तब तक हमने इंडस वाटर ट्रीटी को कभी हाथ नहीं लगाया। और जिस टाइम पे ये टेस्टिंग वगैरह हो रही थी ना, INS बास को एक्सपेंड करने की बात चल रही थी, वो उस टाइम तक हमें एक कुछ और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें रियलाइज हुई। उसमें क्या रियलाइजेशन हुई, पहली तो ये कि भाई जब तुम INS बास को एक्सपेंड करोगे ना तो जियोपॉलिटिक्स में ना एक फैक्टर होता है स्पूक फैक्टर। स्पूक फैक्टर का मतलब ये होता है कि अगर आपका जो मिलिट्री बेस है वो किसी और कंट्री के बहुत पास है ना, तो कहीं ना कहीं उससे आपके रिश्ते खराब होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। देखो आपका दोस्त भी है ना वो, तब भी वो वाली कंडीशन होती है कि भाई तुमने हमारे बिल्कुल करीबी एक मिलिट्री बेस रख रखा है, कल को अगर हमारी तुम्हारे से दुश्मनी हो जाए तो फिर तुम तो हमें ब्लैकमेल भी कर सकते हो। मतलब ये है कि आपका दोस्त अगर कहीं जा रहा है और वो चाकू लेके जा रहा है तो आप भी सोचोगे ना कि भाई मैं भी एक चाकू लूंगा, हालांकि तू मेरा दोस्त है लेकिन फिर भी भाई सेफ्टी का तो कंसर्न रखूंगा, अगर तू चाकू क्यों ले रहा है फिर। तो जो वहां पे कंट्रीज थे इंडोनेशिया, मलेशिया, तो वहां पे होता क्या है कि अगर आप फुल फ्लैज्ड अपना नेवी या बेस बनाओगे ना तो वो एक स्पूक फैक्टर बढ़ जाता है। ठीक है, पहला तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था। दूसरा बड़ा ही तगड़ा पॉइंट था वो ये कि मैं उसको आपको रीसेंट एग्जांपल के थ्रू बताऊंगा। अभी ईरान के वॉर के टाइम पे ना ईरान ने 2 मिसाइल छोड़ी थी एक आइलैंड के ऊपर, उसका नाम था डिएगो गार्सिया। वो आइलैंड ना तो उसका मिडिल ईस्ट से कोई लेना देना, ना US और UK के पास है। वो आइलैंड है सीधे सीधे इंडिया के इंडिया के नीचे जाओगे ना तो आपको वो आइलैंड दिखेगा। वो डिएगो गार्सिया जो आइलैंड है ना वो ब्रिटिश जब एम्पायर था उस टाइम से लेके अब तक वो UK के पास था। तो ईरान ने वहां पे क्यों मिसाइल छोड़ी थी, 2 मिसाइलें, वो इसलिए छोड़ी थी क्योंकि वॉर के टाइम पे आप सिविलियंस पे अटैक नहीं करते हो, लेकिन आप मिलिट्री पे या फिर किसी और के जो भी उसका डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर है ना उस पे आप अटैक करो, क्योंकि वो गिल्ट फ्री अटैक होता है। दूसरे की मिलिट्री पे तो अटैक कर ही सकते हो क्योंकि आप एक काइंड ऑफ वॉर में ही तो हो। हालांकि वो जो मिसाइल थी वो इंटरसेप्ट हो गई, लेकिन अगर वो अटैक ईरान फुल फ्लेज्ड करता ना तो वो जो आइलैंड है ना वो खाली हो जाता। मतलब ये कि इंडिया को ये समझ में आया कि अगर हम 1% कभी चाइना के साथ में अच्छे खासे कॉन्फ्लिक्ट में गए तो वो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड जो है वो काइंड ऑफ गिल्ट फ्री टारगेट ना बन जाए चाइना का, क्योंकि भाई साहब गिल्ट फ्री टारगेट हो गया ना, और हम अगर बिलियंस ऑफ डॉलर्स का इंफ्रास्ट्रक्चर वहां पे लगा देते हैं डिफेंस का, तो भाई हमारा बिलियंस ऑफ डॉलर्स वेस्ट हो जाएंगे। एट द सेम टाइम हमारी मिलिट्री कैजुअलिटी होगी और उसके साथ में बैड PR। और तीसरी चीज ये थी कि भाई देखो आज के टाइम में ना वॉर ऐसे नहीं होते हैं कि आप अपना मिलिट्री बेस कहीं पे बना लो, पैसा खर्च कर दो अंधा, उसके बाद आपकी डिफेंस जो डिफेंस बजट है उसमें पैसा ना बचे या गवर्नमेंट के पास पैसा ना बचे। आप कहीं भी अपना जब मिलिट्री बेस या फिर एयर बेस बड़ा करते हो ना बहुत पैसा लगता है, मोटा पैसा लगता है, और वो अगर काम ना आए, क्योंकि काम आने के चांसेस कम है। स्ट्रेट ऑफ मलाका चोक हो ये होना इसके चांसेस बहुत कम है, लेकिन स्ट्रेट ऑफ मलाका हम चोक कर सकते हैं, इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। तो ये एक ऐसी चीज होती है जहां पे आप फुल फ्लेज्ड अपने मिलिट्री के रिसोर्सेज को ना लगा के कुछ ऐसी मेथोडोलॉजी ढूंढो जिससे आपके जो पैसा आपने खर्च करा उससे रेवेन्यू भी आना चाहिए, और आपका पैसा सिर्फ ऐसा ना हो कि डिफेंस पे वेस्ट हो गया। क्योंकि पाकिस्तान ने पूरा टाइम यही तो करा है, डिफेंस पे दुनिया भर का पैसा वेस्ट कर दिया और कंट्री जो है वो खुद उनके जो सिटीजन्स हैं उनको डेवलप करने का उन्हें कभी टाइम ही नहीं मिला, पैसा ही नहीं था। तो यहीं से क्या हुआ, यहां से आया एक और प्लानिंग ये कि INS बास को छोड़ो, एक और जगह पे प्रॉपर तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप होगी और उसमें अडानी और L&T और बाकी जितनी भी प्राइवेट कंपनी छोटी मोटी यूज होंगी
उन्हें यूज करा जाएगा। अडानी को गवर्नमेंट इस्तेमाल करती है जियोपॉलिटिकल स्टेप्स लेने के लिए, इसमें कोई डाउट नहीं है। और भाई मेरे को तो इंडिया का ऑब्सेशन समझ में नहीं आता लोगों का कि वो अडानी को इतना हेट क्यों करते हैं। मैं बता रहा हूं आपको, मेरा पर्सनल ओपिनियन है, मैं किसी के अगेंस्ट नहीं जा रहा। अडानी को गवर्नमेंट पावरफुल इसलिए करती है क्योंकि गवर्नमेंट को अपने बड़े बड़े डिसीजंस लेने हैं उसके थ्रू। बड़ा बड़ा पोर्ट, इजराइल का कोई पोर्ट है, ईरान का कोई पोर्ट है, उसको लेना है, उसकी लीज चढ़वानी है। गवर्नमेंट ये नहीं कर सकती। पहली चीज तो यह है कि गवर्नमेंट की जितनी कंपनीज होती है ना, उन पे भरोसा नहीं होता। वो 10-10 साल तक अपने प्रोजेक्ट को ऐसे ही लटका के रखेंगे और कुछ काम होगा नहीं। वैसे भी बाहर के देश जो है वो बहुत स्मार्ट होते हैं, उनको पता होता है कि अगर ये काम गवर्नमेंट हैंडल कर रही है ना इंडिया की, छोड़ो, इसमें इन्वेस्ट मत करो, इनकी बात मत सुनो, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट जो है ना, उनके एम्प्लॉइज बहुत स्लो हैं और वो इतना टाइम लगा देते हैं जितने में टेक्नोलॉजी बहुत आगे पहुंच जाती है। इसीलिए गवर्नमेंट अडानी और बाकी इंडियन कंपनीज को इस्तेमाल करती है, जो कि कोई रॉकेट साइंस वाली बात नहीं है। चाइना अपनी पूरी कंपनीज को इस्तेमाल करता है। ईरान को डिफेंड करने में चाइना ने अपनी प्राइवेट कंपनीज का इस्तेमाल करा है फुल फ्लेज्ड, क्योंकि एक स्ट्रेटेजी होती है प्लॉजिबल डिनायबिलिटी, मतलब कि चाइना गवर्नमेंट तो नहीं कर रही। अगर चाइना की प्राइवेट कंपनी ईरान को किसी तरीके की हेल्प कर रही है तो हम क्या करें भाई, वो तो प्राइवेट कंपनी है। तो इंडिया ने वही स्टेप्स यूज करे, वही चीजें इस्तेमाल करी जो दुनिया कर रही है। आपके घर में इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक ये क्या कर रहे हैं, तो आपको लगता है कि आपकी डेटा जो है वो कहीं यूएस इंटेलिजेंस के साथ बिल्कुल भी 0% शेयर होती होगी, तो वो कंपनीज के थ्रू ही तो है, उसको ही तो बोलते हैं प्लॉजिबल डिनायबिलिटी। तो अडानी से इतना ऑब्सेशन क्यों है भाई। अब जब ये प्राइवेट प्लेयर्स आए ना, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप हुई, तो एक अच्छा खासा पोर्ट तैयार करा जाए, साथ में उसके अलावा जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर होता होगा, उसकी टेक्निकल डिटेल्स में मैं बहुत ज्यादा गया नहीं, उसके साथ में आपको अपनी मिलिट्री के लिए प्रॉपर बेसिस मिल जाएंगे। अगर आप कार्गो का बहुत बड़ा प्लेन जो है उसके लिए एयर स्ट्रिप बना रहे हो 10,000 फीट की, तो वहां पे आप अपना आराम से जो मैंने अभी P8I बताया था आपको, जो सबमरीन किलर होता है, वो भी लैंड कर सकता है। तो इंडिया ने जब ये नया प्रोजेक्ट लॉन्च करा, ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट, उसमें ऑब्वियसली पेड़ कटेंगे, ठीक है, मैं क्लियर बोलता हूं, पेड़ तो कटेंगे। लेकिन क्या करें, आप चाइना को समझा सकते हो कि भाई तू मत काट पेड़, या तू गलत मत कर भाई, तू क्यों आगे आ रहा है। वो तो हमारे सीने पे बैठा हुआ है, वो 2 मिनट नहीं सोचेगा। हमारे कई सारे स्टेट्स में बाढ़ लाने से पहले जहां उसकी रिवर्स है, तब क्या होगा पेड़ों का या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर का। तो जब हमने प्रॉपर तरीके से अंडमान एंड निकोबार आइलैंड पे अपनी अच्छी खासी धाक जमा ली और हमें क्लियर इंडिकेशन दे दिया कि स्ट्रेट ऑफ मलाका को चोक करने की पावर हम रखते हैं, उसके बाद हमने इंडस वाटर ट्रीटी को कैंसिल किया। और आपने देख भी लिया होगा कि चाइना ने बहुत कुछ खास स्टेप्स लिए ही नहीं, क्योंकि उसको पता है कि इंडिया कर पाया। पर सवाल यह है कि राहुल गांधी भाई साहब अंडमान एंड निकोबार में बार बार जा जाके दिखा के कि इतने पेड़ कट रहे हैं, उतने पेड़ कट रहे हैं, लाखों पेड़ कट रहे हैं। प्रूफ क्या करना चाहते हो भाई आप। बेसिक कॉमन सेंस पे आता हूं मैं नेता हूं इंडिया का, ठीक है, मेरे को जीतना है इलेक्शन। कौन से कितने वोट हैं भाई अंडमान एंड निकोबार में, और आपको लगता है इंडिया में लोग एनवायरनमेंट के नाम पे वोट करते हैं, तो फिर राहुल गांधी का इतना इंटरेस्ट क्यों है। इसीलिए मेरे को समझ नहीं आता, मेरे को ट्रस्ट नहीं होता। अभी इसमें खैर अभी और इंटरेस्टिंग चीज है, आपको गलवान वाला इंसिडेंट याद है 2020 का, जब चाइना के साथ हमारा फिर से स्टैंड ऑफ हुआ और काफी ब्रूटल भी हो गया चीजें। तो आप ये सोचो कि चाइना ऐसा क्यों कर रहा है भाई, मतलब उसे क्या फायदा हो रहा है, बार बार स्टैंड ऑफ करके, कभी डोकलाम में परेशान करता है, कभी इधर, कभी अरुणाचल के नाम चेंज करने की कोशिश करता है, क्यों। और पाकिस्तान जो है वो क्यों होने देता है इंडिया में टेररिस्ट अटैक, उसको फायदा क्या हो रहा है। एक्चुअली 2015 में हमारे जो स्वर्गीय मनोहर पारिकर जी थे डिफेंस मिनिस्टर, उन्होंने एक कमेटी लॉन्च करी थी, बनाई थी, और वो कमेटी इसलिए थी कि इंडिया का जो डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर है, बजट है, उसका प्रॉपर एनालिसिस करो कि सही जा रहा है, सही दिशा में है कि नहीं है। जब उसके रिजल्ट आए ना, तो वो बहुत ही शॉकिंग रिजल्ट थे। 50% के आसपास तो हमारा जो डिफेंस बजट है वो सीधे सीधे जा रहा है सैलरी पे करने में, और उसके अलावा जो हमारी रनिंग कॉस्ट होती है उसमें। 24% के आसपास पैसा हमारा खर्च हो रहा है पेंशन देने में। मतलब ये कि तुम्हारा सिर्फ 26% पैसा बच गया जिसपे तुम इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च कर सकते हो, मतलब वेपन्स लेने में, नई टेक्नोलॉजी का विकास करने में, ये सारी चीजें। अब आप एक चीज सोचो, अभी ईरान का कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, ठीक है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज वाला, ठीक है, महीनों चला है वो, 3 महीने 4-6 महीने, कितने ही मान लो आप, क्योंकि पहले वो इजराइल से कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था। कितनी लड़ाई देखी है आपने जहां सीधे सीधे कॉम्बैट हुआ हो, मतलब कि आर्मी से आर्मी भिड़ गई हो, ऑलमोस्ट 0%। अब वो सिचुएशन रही नहीं जहां पे बॉर्डर के ऊपर फौजी आपस में लड़ेंगे। जब वॉर शिफ्ट हो रहा है तो क्या कर सकते हैं, वॉर शिफ्ट कितनी तेजी से हो रहा है। पहले फौजी लड़ा करते थे आपस में और बहुत ही ब्रूटल वॉर हुआ करते थे, बॉर्डर मूवी देख लो आप। उसके बाद में एयरफोर्स वगैरह लड़ने लग गई, नेवी आ गई। उसके बाद में क्या हुआ कि भाई रॉकेट्स वगैरह लॉन्च करने लग गए। अब क्या है भाई, ड्रोन्स, मिसाइल्स, सिर्फ इनसे बातचीत होती है। अब जरूरत ही नहीं पड़ती एक दूसरे की कंट्री में जाने की, और किसी की कंट्री में जाना भी है तो पता कैसे जाना होता है,
है हैक करके उसकी कंपनीज को हैक कर लो, उसकी कंपनीज को हैक करके कुछ ऐसा लीक कर दो जिससे उसकी जो कंपनी है उसकी जो रेवेन्यू है वो गिर जाए। इकॉनमी की लड़ाई चल रही है दो कंट्रीज के बीच में। अब जहां इकॉनमीज की लड़ाई चल रही है, ड्रोन्स की लड़ाई चल रही है भाई, एआई की लड़ाई चल रही है, एआई बेस्ड ड्रोन्स बन रहे हैं, वहां पे यार अगर हम अपना सारा पैसा सिर्फ और सिर्फ सैलरीज के ऊपर खर्च करेंगे तो हम जा कहां रहे हैं। और चौंकने वाली बात यह है जो मैं आपसे कह रहा था, पाकिस्तान द्वारा किसी भी टेररिस्ट ग्रुप को सपोर्ट करके इंडिया पे अटैक होना और उसके बाद में इंडिया का वापस उन पे अटैक करना, चाहे वो सर्जिकल स्ट्राइक हो या एयर स्ट्राइक हो, और उसके बाद में चाइना का एक साल बाद में 2016 में उरी की सर्जिकल स्ट्राइक हुई, 2017 में डोकलाम में मूवमेंट हो गई चाइना की, 2019 में पुलवामा अटैक हुआ और 2020 में चाइना जो है वो गलवान वाला स्टैंड ऑफ हो जाता है। क्यों हो रहा है सारा कुछ? ये इसलिए हो रहा है ताकि इंडिया जो है वो लगातार अपनी जो सोल्जर्स की गिनती है उसको बढ़ाता रहे, उस पर पैसे खर्च करता रहे। अगर आप कई हजार ट्रूप्स जो है वो लद्दाख या अरुणाचल या ऐसी जगह पे रखते हो जो बहुत ही हैवी मतलब टेम्परेचर ही जिसका माइनस में पहुंच जाता है, तो आपके कितने पैसे खर्च होते हैं। मैं कोई डेटा देख रहा था, अब मुझे पता नहीं है कि वो 100% प्रूवन डेटा है, पर ऑब्वियसली वो डेटा ये कहता था कि 100 करोड़ रुपए पर डे इंडिया खर्च कर रहा है, मतलब ये अपने जो ट्रूप्स हैं इनको मेंटेन करने के लिए। 100 करोड़ मतलब 36,000 करोड़ रुपए एनुअली। अब 100 करोड़ हो ना हो फर्क नहीं पड़ता, पर ऑब्वियसली हम बहुत सारा पैसा खर्च कर रहे हैं उन चीजों पे जिन चीजों का वॉर फ्यूचर में होने ही नहीं वाला। चाइना अरुणाचल के नाम बार बार क्यों चेंज करता है? ताकि हम चाइना जो अरुणाचल का बॉर्डर है या पूरे नॉर्थ ईस्ट का बॉर्डर है या हर चारों तरफ का बॉर्डर है, उस पे अपनी ट्रूप्स को और गिनती बढ़ाते रहें ताकि हमारे पास पैसे ना बचे एडवांस्ड डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने के। एक मेरा खुद का पर्सनल एनालिसिस है, ओपिनियन है, और मैं थोपता नहीं हूं, पर आप समझना इस बात को। अगर कभी चाइना के साथ हमारे कॉन्फ्लिक्ट बहुत नेक्स्ट लेवल के हो गए और हम उनके साथ काफी ज्यादा मतलब गुत्थम गुत्था हो गई हमारी और इन्वेजन भी हो रहा है कि मान लो हम तिब्बत के अंदर घुसने की कोशिश कर रहे हैं, और तो चाइना किसको प्रीफर करेगा? अंडमान एंड निकोबार को या अरुणाचल या फिर किसी और रीजन को जहां पे वो इन्वेड करने की कोशिश करे? अंडमान एंड निकोबार उसके लिए सबसे ज्यादा डेंजरस चीज है क्योंकि वो स्ट्रेट ऑफ मलाका के बहुत ज्यादा करीब है। पर मेरे दिमाग में फिर वो एक सवाल ये था कि अंडमान एंड निकोबार ना रहेगा हमेशा ही 100% इंडिया के कंट्रोल में, तो वहां पे इंडिया अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाए या ना बढ़ाए या फ्यूचर में बढ़ाए, चाइना कुछ नहीं कर सकता। वो हमें रोक ही नहीं सकता अंडमान एंड निकोबार में, क्योंकि चाइना से अंडमान एंड निकोबार का रास्ता पड़ता है 2000 किलोमीटर का। जितना मर्जी वो अंडमान निकोबार को पुश करने की कोशिश करे वो कुछ कर नहीं सकता। 2000 किलोमीटर, 2000 से भी शायद ज्यादा होगा, कैसे घूम घाम के आएगा? फिर मेरी नजर पड़ी एक जगह पे, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स के जस्ट ऊपर जाना आप, वहां पड़ता है कोको आइलैंड्स। कोको आइलैंड्स किसके हैं? म्यांमार के। म्यांमार की इस टाइम पे जो गवर्नमेंट है ना या डिक्टेटर है या जो भी, उसका पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही दोस्त है, चाइना, और उसके लिए चाइना रेड कारपेट बिछा देता है। और कोको आइलैंड में ऑलरेडी पिछले कई सालों से चाइनीज स्पाइज ऑलरेडी वहां पे हैं। कोको आइलैंड में इतनी बड़ी एयर स्ट्रिप है, मतलब जहां पे प्लेन्स या कुछ लैंड करते हैं, जिसपे हाई परफॉर्मेंस एयरक्राफ्ट और बड़े बड़े नेक्स्ट मतलब बिल्कुल फ्यूचर जनरेशन फाइटर जेट्स जो है वो लैंड कर सकते हैं। कोको आइलैंड पे क्या जरूरत है ऐसी एयर स्ट्रिप की, आप सोचो। और इसमें अब डाउट नहीं है कि कोको आइलैंड से चाइना स्पाइंग करता है और साथ में वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहा है, और म्यांमार में उसकी प्रॉक्सीज हैं। बाकी आपकी जो भी सोच है, समझ है, जो भी आप कहना चाहते हो या आपके दिमाग में, वो मैं आप पे छोड़ता हूँ, वो आप बता सकते हो।